नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपकी दिल्ली पुलिस की जो परीक्षा है इसके लिए लास्ट रिवीजन की एक श्रृंखला सागर सिविल सर्विसेज के चैनल पर चलाई जा रही है और इसमें हम प्रत्येक विषय के सारे महत्वपूर्ण फैक्ट को एक ही क्लास में कवर करने का प्रयास करेंगे और यह वन लाइनर फॉर्म में क्लास होगी। युक्ति पब्लिकेशन की ये बुक है, उससे जो है सारी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले चैनल पर हमने कई सारी जो है क्लासेस और अपलोड करी हैं जीके जीएस की। अगर आप सभी लोगों ने नहीं देखा है तो आप उन्हें जाकर के देख लीजिएगा। थंबनेल में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि यह कक्षा जो है भारत के भूगोल से संबंधित है और इसमें हम भारत के भूगोल के सारे फैक्ट को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के हिसाब से ज़रूरी होंगे। हम उन चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे यहाँ पर। तो एक बार कंफर्म कर दीजिए कि अच्छे से आवाज़ आ रही है आप सभी लोगों को, तो क्लास को जो है शुरू किया जाए। चलिए, सारे लोग जो है जल्दी से एक बार कंफर्म कर दीजिए। चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं क्योंकि समय आपके पास भी बहुत कम है और चीज़ें आपको रिवाइज अभी बहुत ज़्यादा करना है ना। चलिए, आज हम भारत के भूगोल से क्लास को स्टार्ट करेंगे और भारत के भूगोल के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको हम देखेंगे। जो भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले चलिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है वह विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में कितना है? तो वह 2.4% है। ठीक है। वहीं आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह विश्व में 7वें नंबर का भारत जो है देश है। और इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें और बता दूं। जैसे भारत 7वें नंबर पर है तो पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर रूस है। ठीक है, पहले नंबर पर रूस है, फिर कनाडा है। ठीक है, फिर उसके बाद है चाइना यानी कि चीन है, फिर अमेरिका है, फिर ब्राज़ील है। ठीक है, फिर ब्राज़ील है, फिर उसके बाद कौन है? फिर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद अपना प्यारा भारत है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। भारत कौन से नंबर पर है? 7वें नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है जनसंख्या? तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% से 18% के आसपास जो है जनसंख्या भारत में निवास करती है। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वह कितनी है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो वह 2933 किलोमीटर है। ठीक है, पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भारत की उत्तर से दक्षिण और पूर्व पश्चिम की लंबाई में अंतर कितना है, तो लगभग कितना अंतर है? तो लगभग 183 किलोमीटर के आसपास का ये डिफरेंस आपको नजर आएगा, जो कि अक्षांश और देशांतर में जो है उनकी लंबाई में बढ़ने और घटने के कारण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो यह जो है तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। भारत की जो है तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, यानी कि द्वीपों सहित अगर मिला दिया जाए तो 7516.5 जो है इसकी कुल लंबाई है। भारत का धुरी जो है दक्षिणी भूभाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर पर है, यानी कि भारत का जो दक्षिणी भूभाग है वह भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो वह 876 किलोमीटर के आसपास है। आपने देखा होगा इंदिरा पॉइंट जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अवस्थित है, भारत का दक्षिणी बिंदु, यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, भारत में कितने राज्य जो है समुद्र तट रेखा में हैं? तो भारत के कितने राज्य जो हैं समुद्री तट रेखा वाले हैं? तो 9 राज्य हैं। इनमें से आपको ध्यान रखना है गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, फिर कर्नाटका है, फिर केरल है, फिर तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर जो है उड़ीसा है, फिर पश्चिम बंगाल है। ये 9 राज्य हैं जो तट रेखा वाले हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारत के गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। वर्तमान में जो डाटा है उसके अनुसार भी गुजरात की ही तटरेखा सबसे लंबी है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो वह गोवा की तटरेखा सबसे छोटी है।
कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। और यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। उनमें से एक कौन है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, और उसके अलावा छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल है, फिर कौन सा है? त्रिपुरा और मिजोरम। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक क्या है? भारत की मुख्य भूमिका जो दक्षिणी बिंदु क्या है? जैसे ये भारत का नक्शा है तो यहाँ पर जो मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु है वो क्या है? तो कन्याकुमारी है, जिसे केप कमोरिन भी कहा जाता है, ठीक है। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। जैसे आपने क्या देखा है, ये मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी बिंदु है जो केप कमोरिन है, लेकिन भारत के यहाँ पर द्वीपीय सहित कई अन्य संरचनाएं भी विद्यमान हैं, जिसका दक्षिणी बिंदु यानी कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। तो इसका नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है। भारत की मुख्य भूमि की सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो ये अभी देखिए, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, लेकिन सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो वह इंदिरा कौल है। अच्छा, ये कहाँ पर अवस्थित है इंदिरा कौल? तो ये है जो है लद्दाख में अवस्थित है। ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। काराकोरम चोटी के जो है उत्तरी क्षेत्र में यह अवस्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की जो मुख्य भूमि है उसको रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो पम्बन चैनल अलग करता है। आदम का पुल किन देशों के मध्य है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो है आदम ब्रिज जो है, इसकी संरचना पाई जाती है, देखा जाता है। डंकन पास किनके बीच है? तो डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच कौन सा जो है पास है? तो डंकन पास है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक द्वीप है, वह कहाँ पर अवस्थित है? तो गुजरात के तट पर अवस्थित है। दमन द्वीप का आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। जैसे गुजरात की ये संरचना है जहाँ पर, तो आपको यहाँ पर दमन और द्वीप की संरचनाएं दिखेंगी। तो कहाँ पर अवस्थित है? गुजरात के तटीय क्षेत्र में अवस्थित हैं, ठीक है। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? तो श्रीलंका को भारत से मन्नार की खाड़ी अलग करती है, ठीक है, मन्नार की खाड़ी अलग करती है। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? तो भारत का प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र जो है यह सबसे प्राचीन भूगर्भिक संरचना मानी जाती है। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? जैसे यहाँ की बात की जा रही है इस क्षेत्र की, तो ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र को क्या नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर इसको उत्तरी सरकार बोला जाता है, उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? इस क्षेत्र की बात की जा रही है, तो ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे केरल के आसपास के क्षेत्र को, दक्षिणी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मालाबार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, जो कि आपने देख लिया है। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित नगरों में कर्क रेखा निकट से जो है निकटतम दूरी पर कौन सा नगर अवस्थित है? यानी कि कर्क रेखा भारत के जो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, उनमें से कौन सा नगर है जो आपके विकल्प में दिया गया है जो उसके सबसे नज़दीक अवस्थित है, बताना है आपको। तो कौन सा है? वह गांधीनगर है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण अक्षांश जो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है वह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो उत्तर में भारत के कौन सा अवस्थित है? तो मणिपुर जो है भारत जो है कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय के बीच जो है कितने घंटे का अंतराल होता है? तो लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में ये वालांग कहाँ पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में अगर सुबह 5 बजे होती है
तो जो है गुजरात के क्षेत्र में सुबह कितने बजे होगी, यानी कि सूरज कितने बजे दिखेगा, तो 7 बजे दिखेगा, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे का वहाँ पर अंतर है। 2 घंटे बाद जो है गुजरात के क्षेत्र में सूरज उगता हुआ दिखाई देगा। यदि भारतीय समय के अनुसार पूर्व के 10 बजे हैं और 92 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर पर श्रीलंका का स्थानीय समय क्या हो जाएगा, तो जो है क्या हो जाएगा, तो 10:38 हो जाएगा। ये भारतीय मानक समय के अनुसार, यानी कि 82.5 डिग्री से पर पूछा जा रहा है। भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वांक यानी कि सुबह के 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बजेगा, 82.5 डिग्री से आपको 92 डिग्री तक जाना है। लगभग कितना है, तो ये 10 डिग्री के आसपास का अंतर आ रहा है। तो उसको आप 1 डिग्री को 4 मिनट से काउंट करके फिर उसको आप घंटे में बदल के आप निकालिएगा, तो ये 10:38 जो है पूर्वाह्न का समय हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, तो जाहिर सी बात है किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती, मणिपुर की नहीं मिलेगी, क्योंकि मणिपुर की सीमा जो है कहाँ से मिलती है, तो ये म्यांमार से इसकी सीमा लगती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश से इसकी सीमा नहीं मिलती है। लक्षद्वीप समूह, द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, तो लक्षद्वीप समूह जो है इसके जो द्वीप हैं वो प्रवाल द्वीप निर्मित हैं, यानी कि प्रवालों से निर्मित हैं। ये न्यू मूर द्वीप कहाँ अवस्थित है, तो न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है, तो यह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, ठीक है। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर अवस्थित है, तो यह अरब सागर में अवस्थित है और भारत के इस क्षेत्र में जो है यह लक्षद्वीप अवस्थित है। पहले इसका नाम लक्का द्वीप हुआ करता था, लेकिन अब इसको जो है लक्षद्वीप कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ छोटी सी, जैसे ये लक्षद्वीप है और इसका एक बड़ा द्वीप और है जिसके बीच से एक जो है अक्षांश गुजरती है जिसे कहा जाता है 9 डिग्री अक्षांश। यह कौन सा द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप है। लक्षद्वीप का ही एक भाग क्या है, मिनिकॉय द्वीप है। अगर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है तो लक्षद्वीप मिनिकॉय द्वीप से किस डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है, तो 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। और वहीं पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, मिनिकॉय द्वीप के नीचे से भी एक डिग्री अक्षांश गुजरती है जिसे 8 डिग्री अक्षांश कहा जाता है, और इसके नीचे जो है यह मॉल द्वीप अवस्थित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, मॉल द्वीप एक देश है और यह 8 डिग्री चैनल के द्वारा जो है लक्षद्वीप से या मिनिकॉय द्वीप से अलग होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा ध्यान रखना है। मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच कौन सा डिग्री चैनल है, तो 9 डिग्री चैनल है। और वहीं पर मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच कितना डिग्री चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 36 द्वीपों की संख्या है, ठीक है। भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार कितना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। जैसे ये आपकी जो है भारत की संरचना आप ऐसे देखेंगे, ये बहुत अच्छा तो अभी ऐसा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए ऐसा बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए, ये भारत की जैसे ये जो दक्षिणी क्षेत्र है ये 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट के बीच उत्तरी अक्षांश, 37 अंश 6 मिनट के बीच ये जो है अक्षांशीय दूरी है भारत की। और वहीं देशांतरी दूरी की बात करें तो यह जो है 68 अंश 7 मिनट से लेकर के 97 अंश 25 मिनट के बीच है, ठीक है। ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये अक्षांश रेखाएं, ये जो भारत की मुख्य जो समय रेखा है अगर इसकी बात करें तो ये जो 82.5 डिग्री ये, और उसके बाद यहाँ पर ये जो कर्क रेखा है, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी सवाल बन सकता है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला सवाल, भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है, तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है किस भूखंड का भाग है, तो यह गोंडवाना लैंड का भाग है। दोस्तों, बहुत समय पहले जो है जो स्थल भाग है उसका विभाजन हुआ है और उस स्थल विभाजन में 2 भाग बने हैं, एक अंगारा लैंड बना है, एक गोंडवाना लैंड बना है। उत्तरी क्षेत्र के जैसे यूरोप हो गए, चाइना हो गए, यानी कि एशिया का क्षेत्र हो गया, अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, ये जो हैं अंगारा लैंड के भाग थे। वहीं पर दक्षिणी भूभाग जो था, जैसे अफ्रीका हो गए, दक्षिणी अमेरिका हो गए, भारत हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए, ये किसके भाग थे, तो ये गोंडवाना लैंड के भाग थे। लेकिन ये भारत जो है खिसक खिसक कर अब कहाँ पहुँच चुका है, उत्तरी गोलार्ध में पहुँच चुका है पूरी तरीके से। इसलिए आपको अपने दिमाग में ये नहीं लाना है कि भारत जो है अंगारा लैंड का भाग था, नहीं, भारत गोंडवाना लैंड का भाग था। सरकने के बाद यह अब वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध में है,
ठीक है। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? देखिए, उत्तरी गोलार्ध में पूरी तरीके से अवस्थित है और पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। तो भारत जैसे इस जगह पर है तो सबसे पहले ये अक्षांश के आधार पर इसको देखेंगे तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, और जब देशांतर के आधार पर 0 डिग्री देशांतर के आधार पर देखेंगे तो ये किस गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत अवस्थित है। भारत का सुदूरतम पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो सुदूरतम पश्चिमी बिंदु जो है 68 डिग्री 7 मिनट पर जो है पूर्वी देशांतर पर कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात में है। शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्रम जो है किस नदी पर बनाया गया द्वीप है? तो ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। ठीक है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? यानी कि प्रादेशिक जल सीमा भारत की समुद्र तट से कितनी दूरी पर है? तो 12 समुद्री मील तक है। 10 डिग्री चैनल किनके मध्य है? तो छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच कौन सा चैनल है? तो 10 डिग्री चैनल है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच जो है 10 डिग्री चैनल अवस्थित है। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको क्या कहा जाता है? उसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। ठीक है। भारत और चीन के बीच जो है वो मैकमोहन लाइन कहा जाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसे डूरंड रेखा कहा जाता है, लेकिन यह वर्तमान में कहाँ पर है? तो यह वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र में है। भारत के सीमा के अंदर ये नहीं नज़र आती है, जो अधिकार क्षेत्र में है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, और इसकी जो सीमा है लगभग 4096 किलोमीटर है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो अफगानिस्तान के साथ है। लगभग ये 106.3 या 4 किलोमीटर के आसपास है। तो आपको एग्जैक्ट ध्यान रखना है, लगभग 106 या 107 किलोमीटर के आसपास है। भारत के किस राज्य में थार की मरुभूमि अवस्थित है? तो राजस्थान के क्षेत्र में जो है थार का मरुस्थल देखने को मिलता है आपको। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो भारत का जो मानक समय है यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है, और यहीं से भारत के जो है पूर्वी क्षेत्र में और पश्चिमी क्षेत्र में दोनों के समय की गणना की जाती है। भारत में सिर्फ एक टाइम जोन है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। पूर्वी क्षेत्र में 2 टाइम जोन की बात की जाती है, लेकिन भारत अभी भी जो है एक टाइम जोन को फॉलो करता है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत जो है पर्वतीय क्षेत्र है? तो कितना प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र है? तो 11% है। वहीं कितना प्रतिशत जो है मैदानी क्षेत्र है? तो ये 43% के आसपास आपको मैदानी क्षेत्र नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेडक्लिफ ने किया था, इसलिए इसे रेडक्लिफ के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका निर्धारण मैकमोहन ने किया था, इसलिए मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा है उसको डूरंड ने किया था, इसलिए उसको डूरंड के नाम से जाना जाता है। ये तो आपने पहले से ही पढ़ लिया है, देख लिया है। चलिए यहाँ पर सीमाओं की जो लंबाई है उसको भी देख लेते हैं। जैसे भारत की जो बांग्लादेश के साथ सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर है। चाइना के साथ कितनी है? तो यह 3917 है, लेकिन आपको जो है ये कई जगह आपको क्या मिलेगी? 3488 मिलेगी, 3488 किलोमीटर मिलेगी। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और यहाँ पर पाकिस्तान के साथ कितनी है? तो यहाँ पर 3310 लिखा है, तो यहाँ पर कितनी मिलेगी? 3323 मिलेगी। तो आपको जो है घबराना नहीं है, ये डाटा भी आपको हर जगह मिलेगा। ठीक है। नेपाल के साथ कितनी है? नेपाल के साथ जो है ये है 1752 के आसपास है। म्यांमार के साथ 1458 है। भूटान के साथ 587 है। वहीं अफगानिस्तान के साथ यहाँ पर दिखाया 80, लेकिन यहाँ पर कितनी लंबाई है? ये 106 के आसपास लंबाई है, किलोमीटर के आसपास। ठीक है। यहाँ पर कुछ डाटा जो है मुझे मिस्टेक नज़र आ रहा है, लेकिन आपको मैंने जो ओरिजिनल डाटा है वो मैं आपको बता दिया है। भारत के पर्वतों से संबंधित जो सवाल पूछे जा सकते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो दोस्तों हिमालय पर्वत जो है वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। यानी कि वलित पर्वत वो होते हैं जो अभी भी जिनका विकास हो रहा होता है, और इनका जो संरचना है किस प्रकार से होती है ऐसे वलित पर्वतों की? तो ये लगातार जो है प्रेशर के कारण दोनों तरफ से इनकी जो है ऊंचाई लगातार क्या होती है? बढ़ती जाती है। इसीलिए वलित पर्वतों में इनकी गणना की जाती है। और अवशिष्ट पर्वत भी होते हैं। अवशिष्ट पर्वत होते हैं जब इनका ये जो है घिसावट चालू हो जाती है, यानी कि ऊपरी भाग जो है अपरदित होने लग जाता है, तो जो मूल संरचना बचती है यह पर्वत जो है अवशिष्ट पर्वत के रूप में गणना किया जाता है। जैसे भारत का अरावली पर्वत जो है वह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण जो माना जाता है। रेजिडुअल
गैडुअल पर्वत का उदाहरण माना जाता है। भारत का कौन सा पर्वत जो है नवीनतम है, वह हिमालय पर्वत ही है जो नवीनतम है, और हिमालय जो है नवीन मोड़दार वलित पर्वत है। ठीक है, चलिए अरावली श्रेणी की जो अनुमानित आयु है वह कितनी है, तो 570 मिलियन वर्ष के आसपास है। अरावली श्रेणियां किस राज्य में अवस्थित हैं, तो ध्यान रखिएगा अरावली श्रेणी का मुख्य विस्तार कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। लेकिन इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इनका विस्तार दोस्तों गुजरात से लेकर के ये कहाँ पर है, दिल्ली तक है इनका विस्तार। गुजरात से लेकर के दिल्ली तक इनका विस्तार है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली की जो रायसीना हिल्स है वहाँ तक इसका विस्तार आपको मिलता है। और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में आप जो पढ़ते हैं रायसीना डायलॉग, जिस पहाड़ी के क्षेत्र पर जो है यह डायलॉग होता है उसे ही रायसीना डायलॉग कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली में जो है रायसीना हिल्स है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रेणी भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी मानी जाती है। भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है, भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है, कंचनजंगा है, जो कि कहाँ पर है, सिक्किम में है। सिक्किम और जो है नेपाल की सीमा पर है। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है, टेथिस भूसन्नति से हुई है हिमालय की उत्पत्ति। यानी कि जहाँ आज हिमालय पर्वत है वहाँ कभी क्या हुआ करता था, टेथिस सागर हुआ करता था। और भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टक्कर के कारण इसमें जो है अवसादों का वलन हुआ, यानी कि जो अवसाद थे वो वलित अवस्था में आए और फिर हिमालय पर्वत का धीरे धीरे निर्माण चालू हो गया। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है, तो शिवालिक के नाम से जाना जाता है। और सबसे बाह्य हिमालय के नाम से भी शिवालिक पर्वत श्रृंखला को जाना जाता है। हिमालय में हिम रेखा कहाँ पर मिलती है, तो 4500 से लेकर के 6000 मीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी क्षेत्र में जो है यह हिम रेखा की आपको देखने को मिलेगी। हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण और औंधदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें दून कहा जाता है। जैसे उत्तराखंड में एक देहरादून है, यह भी एक प्रकार की क्या है, संकीर्ण और अनुदैर्घ्य घाटी का उदाहरण है। ठीक है, नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में अवस्थित है, तो यह कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आती है। नंदा देवी चोटी जो है कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आती है। अच्छा, यह किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा यह उत्तराखंड में है। ठीक है, यह चीज़ आपको ध्यान रखना है। उत्तरांचल की सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है, तो वह नंदा देवी ही है। शिवालिक पर्वत श्रेणी का निर्माण कब हुआ था, तो यह सेनेजोइक काल में हुआ था। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली श्रेणी। भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है, तो वह भी अरावली ही होगी, क्योंकि अरावली जब अपने समय में थी तो वह भी एक वलित पर्वत का उदाहरण थी, लेकिन वर्तमान में वह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानी जाती है। यहाँ पर पूछा गया है सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन है, तो वो भी अरावली ही पर्वत होगी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है, तो ध्यान रखिएगा अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर के आसपास है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसी शिखर पर जैनियों का एक प्रसिद्ध मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है, किस पहाड़ी पर है, तो आप बताएंगे अरावली पर्वत श्रृंखला में गुरु शिखर पर वह अवस्थित है। ठीक है, भारत का जो है पश्चिमी घाट क्या है, तो एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट क्या है, एक भ्रंश कगार है। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो यह पश्चिमी घाट जो है इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। लेकिन उत्तरी के क्षेत्र में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसको हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो है अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी जो चोटी है ये सबसे ऊंची है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई ध्यान रखिएगा आपको 2695 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है अन्नाईमुडी की। अच्छा, अन्नाईमुडी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो यह अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला का भाग है। अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है अन्नाईमुडी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो वह महेंद्रगिरी है। यानी कि पूर्वी घाट में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, पर्वत चोटी कौन सी है, तो महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की जो श्रेणियां हैं एक दूसरे से कहाँ मिलती हैं, तो नीलगिरी की जो आप पहाड़ी देखते हैं यहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं एक दूसरे से जो है मिलती हैं यहाँ पर।
भारत का सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है? भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है? तो कार्डमम पहाड़ियाँ। जैसे आप भारत के इस क्षेत्र में जाएंगे तो आपको यहाँ पर कार्डमम की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, कार्डमम का किससे संबंधित होता है? इलायची से होता है। इसे कई बार आपको इलायची पहाड़ियाँ भी पूछ लिया जाएगा, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। कार्डमम पहाड़ियाँ और इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं वो सेम हैं। ठीक है, कार्डमम पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो ये केरल के क्षेत्र में है, क्योंकि आपको पता है ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये केरल का क्षेत्र और इधर ये तमिलनाडु का क्षेत्र आता है। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर अवस्थित हैं, अभी आपने देखा इधर मैंने केरल बताया है और इधर क्या बताया है? तमिलनाडु। तो यहाँ पर केरल और तमिलनाडु आपका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने मैपिंग से सारी चीज़ों को अच्छे से करा है तो निश्चित तौर पर आप एक भी सवाल गलत नहीं करेंगे। और बहुत सारी जो है आप सभी लोगों के लिए मैपिंग की कक्षाएं भी हम लेकर आने वाले हैं इस चैनल पर, तो आप सभी लोग जो है हमसे जुड़ना ना भूलिएगा। और अगर आपने एक बार अच्छे से कर लिया तो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपसे कोई सवाल गलत नहीं होगा, ये वादा है मेरा। इतना मैं आपको फ्री में सारी चीज़ें करवा दूंगा। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्तों, छोटा नागपुर का जो पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह पारसनाथ है। अच्छा, भारत के क्षेत्र में आपने इस क्षेत्र में देखा होगा तो छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है? तो इस क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार है और यहाँ पर जो है ये पारसनाथ की चोटी सबसे ऊँची चोटी है। यहाँ पर जो आप क्षेत्र देखते हैं इसे दक्कन का पठार कहा जाता है, कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित हैं? गिरनार की जो पहाड़ियाँ हैं कहाँ पर अवस्थित हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर गिरनार की जो पहाड़ियाँ हैं वह बिहार में बताया जा रहा है। गिरनार की पहाड़ियाँ जो हैं कहाँ पर हैं? ये शायद गुजरात के इस क्षेत्र में अवस्थित हैं। गुजरात के इस क्षेत्र में अवस्थित हैं यहाँ पर गिरनार की पहाड़ियाँ। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे, यहाँ पर गुजरात होना चाहिए। गिरनार की पहाड़ियाँ जो हैं कहाँ पर हैं? तो गुजरात में है। इस क्षेत्र में गिरनार की पहाड़ी जो है अवस्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सैडल पीक सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नर्मदा और ताप्ती नदियां किन पहाड़ियों के मध्य जो है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी है? ध्यान रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी है? तो सतपुड़ा पहाड़ी है। जैसे ऊपर से नर्मदा नदी बह रही होती है और यहीं पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला बीच में आ जाती है और उसके बाद जो है यहाँ पर कौन सी नदी आ जाती है? तो यह ताप्ती नदी आ जाती है। ठीक है, ये इसके बाद जो है ये ताप्ती नदी आ जाती है, जो कि क्या है, ये अरब सागर में दोनों नदियां गिरती हैं और यह जो है पश्चिम की ओर बहने वाली दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। यह डेल्टा नहीं बनाती हैं, यह एस्चुअरी बनाती हैं। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में अवस्थित है? हमने आपको बताया है अभी, राजस्थान में अवस्थित है। सेवराई की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो सेवराई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में अवस्थित हैं। छोटा नागपुर का पठार जो है कहाँ पर है? किस प्रकार का पठार है? तो एक प्रकार की यह संप्राय भूमि है। छोटा नागपुर का पठार क्या है? एक प्रकार की संप्राय भूमि है। ठीक है, पार भूमि कहाँ पाई जाती है? तो पार भूमि जो है छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो है पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट जो है, जैसे ये आप देखेंगे तो यहाँ पर ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है और यहाँ पर ये कर्नाटक का क्षेत्र है, तो इनके मध्य जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला जो पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। कई जगह आपको 8,850 मीटर भी मिलेगा, लेकिन अभी किताबों में 8,848 अधिकांशतः देखने को मिलता है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? तो कोडाई कनाल जो है पालिनी पहाड़ियों का हिस्सा है। सबरीमाला किस राज्य में अवस्थित है? सबरीमाला जो है केरल में अवस्थित है। सबरीमाला का जो मंदिर प्रवेश की घटना है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, जिसकी वजह से ये सवाल उस समय पूछा गया था। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? तो हिमालय पर्वत की श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी। भारत के जैसे ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में आपको यहाँ से अर्धचंद्राकार रूप में इस तरीके से पूरा आपको हिमालय पर्वत देखने को मिलेगा। किस पर्वत को सागर माथा और चोमो लुंगमा के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट है, इसको नेपाल में सागर माथा और चोमो लुंगमा के नाम से जाना जाता है। ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, सागर माथा नाम कहाँ पर है? तो यह नेपाल में है। ये भी बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर है? तो उत्तर पश्चिम में भारत के अरावली पर्वत शिखर है, जो कि राजस्थान के क्षेत्र में मुख्यतः जो है देखने को मिलता है।
अब यहाँ पर भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं इनसे भी आपको सवाल बनते देखने को मिल सकते हैं। जैसे जोजिला दर्रा है, किस राज्य में अवस्थित है? तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। नाथुला और जेलेपला दर्रा किस राज्य में है? तो यह सिक्किम में अवस्थित है, नाथुला और जेलेपला दर्रा, ठीक है। तुजू दर्रा कहाँ पर है? तो तुजू दर्रा जो है भारत को किस देश से जोड़ता है? तो म्यांमार से जोड़ता है। भारत के मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए तुजू दर्रा कहाँ पर है, तो भारत के मणिपुर से म्यांमार को जोड़ता है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वत का भाग है? तो यह अरावली पर्वतीय क्षेत्र का भाग है, पिपली घाट दर्रा, ठीक है। पिपली घाट दर्रा कहाँ पर है? तो यह राजस्थान के क्षेत्र में है, अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। पाल घाट दर्रा किन राज्यों को जोड़ता है? तो पाल घाट दर्रा जो है तमिलनाडु और केरल राज्यों को जोड़ता है, ठीक है। पाल घाट कहाँ किन को जोड़ता है? तमिलनाडु और केरल राज्यों को। खैबर दर्रा कहाँ पर अवस्थित है? तो खैबर दर्रा पाकिस्तान के पख्तूनख्वा प्रांत में अवस्थित है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर है खैबर दर्रा? तो पाकिस्तान के क्षेत्र में है। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है ये। शिपकीला दर्रा, बारालाचाला और पलाचा किस राज्य में अवस्थित हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित हैं। शिपकीला दर्रा कहाँ पर है? और हिमाचल प्रदेश में। बारालाचाला भी वहीं है, पाचाला भी दर्रा वहीं पर अवस्थित है, ठीक है। बुर्जिल का दर्रा कहाँ पर अवस्थित है? बुर्जिल का दर्रा भी कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? तो यह सिक्किम में अवस्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ पर अवस्थित है? सिक्किम में अवस्थित है। और भारत और चीन के बीच जो है यह सीमा मार्ग है, ठीक है, व्यापारिक मार्ग भी है ये। शिपकीला दर्रा किस नदी घाटी को जोड़ता है? तो सतलज नदी घाटी को। शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश से सतलज नदी बहती है, इसलिए जो है सतलज नदी घाटी में यह पड़ता है। जवाहर सुरंग का नाम जो है किस दर्रे को दिया गया है? तो बनिहाल दर्रे को जो है जवाहर सुरंग का भी नाम दिया गया है। नासिक और मुंबई के बीच जो है कौन सा दर्रा है? तो थाल घाट दर्रा है, ठीक है। नासिक और मुंबई के बीच कौन सा दर्रा है? तो थाल घाट दर्रा है। आपको समझना है कि थाल घाट दर्रा कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट किस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित हैं? तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट जो है दर्रे अवस्थित हैं। यहाँ पर इनका क्रम भी मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। जैसे भारत के पश्चिमी क्षेत्र की बात की जा रही है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा थाल घाट दर्रा, ठीक है। थाल घाट दर्रा यहाँ पर मिलेगा। फिर यहाँ पर आप मिलेगा आपको भोर घाट दर्रा। फिर यहाँ पर दक्षिणी क्षेत्र में आपको मिलेगा पाल घाट दर्रा, ठीक है। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रा, ये दोनों जो है तीनों किस क्षेत्र में हैं? तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के भाग हैं ये, ठीक है। चलिए, आर्यों ने किस दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश किया था? तो खैबर दर्रे से होकर भारत में आर्यों ने प्रवेश किया था। बोमडीला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। आफिल दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में है? तो ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला में है, ध्यान रखिएगा। ये आफिल दर्रा यहाँ पर लिखा है, कई जगह आपको यह अघील दर्रा के नाम से भी आपको देखने को मिलेगा। तो यह भी कहाँ पर है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला में है। भारत के उत्तरी क्षेत्र लद्दाख में अवस्थित है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो आफिल दर्रा कहाँ पर है, तो यह आपको बताना है कहाँ पर है। तो ये लद्दाख के क्षेत्र में अवस्थित है। और ये किन देशों को जोड़ता है? तो भारत और चीन के बीच जो है मार्ग प्रदान करता है। चांगला दर्रा किस को जोड़ता है? तो लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है चांगला दर्रा। दिहांग दर्रा किस राज्य में है? तो दिहांग जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, सॉरी। चलिए, रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। थांगला दर्रा कहाँ पर है? तो यह भी लद्दाख के क्षेत्र में है, ठीक है। जम्मू को श्रीनगर से कौन दर्रा जोड़ता है? तो पीर पंजाल दर्रा जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक है। सॉरी। लिपुलेख दर्रा जो है कहाँ पर है? तो दोस्तों ये उस समय उसका नाम उत्तरांचल था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या है? उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तराखंड में अवस्थित है यह लिपुलेख दर्रा। और यह उत्तराखंड नाम कब पड़ा है? तो 2007 में पड़ा है। ये कई बार आपको 100 सवाल जो है पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? तो नाथुला दर्रा कहाँ पर है? नाथुला दर्रा हमने आपको कहाँ पर बताया था? तो सिक्किम में बताया था। कहाँ पर बताया था? तो सिक्किम में बताया था। ये अरुणाचल प्रदेश बोल रहा है, तो क्या है? ये गलत है। लिपुलेख उत्तराखंड में है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। पाल घाट केरल के क्षेत्र में है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखिए हमने आपको सिक्किम बताया था।
माना दर्रा कहाँ पर है? तो माना दर्रा भी उत्तराखंड में ही अवस्थित है। हिमालय में हिम रेखा बीच में स्थित है, यानी कि हिमालय के क्षेत्र में अगर औसत हिमरेखा की बात करें तो 4300 से 6000 मीटर के बीच आपको जो है हिमरेखा देखने को मिलती है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति जो है वह सबसे अधिक है। हिमालय के जो हिमनद हैं वो दुनिया में सबसे अधिक जो हिमालय पिघलने की दर है उनमें सबसे अधिक जो है इसकी गणना की गई है। चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो यह केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। मिलान हिमनद किस क्षेत्र में है? तो यह कुमाऊं के क्षेत्र में है, उत्तराखंड में। जेगू ग्लेशियर जो है कहाँ पर है? तो यह सिक्किम और नेपाल के क्षेत्र में है। रीमो, पुनमाह और रूपल ग्लेशियर कहाँ पर हैं? तो ये भी कश्मीर में अवस्थित हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, भारत की नदियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्षेत्र सवाल हैं उनको भी देख लेते हैं। हिमालय तथा हिमालय के परे जो क्षेत्र हैं, यानी कि ट्रांस हिमालय के क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियां हैं उनको 3 नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है। एक तो सिंधु नदी तंत्र, एक गंगा नदी तंत्र और एक ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र को जो है इसके आधार पर भारत की जो नदियां हैं इनको जो है विभाजित किया गया है। इसी आधार पर हम लोग जो इनको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र को, सिंधु नदी अपवाह तंत्र। तो सिंधु नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कहाँ से निकलती है। तो बोखर चू हिमनद से निकलती है, कैलाश पर्वत श्रेणी के पास से। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? बोखर चू हिमनद के पास से निकलती है, कैलाश पर्वत श्रेणी से। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो यह 2880 किलोमीटर है। दोस्तों, कई बार आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपकी कौन से बताते हैं? तो गंगा नदी बताते हैं, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। लेकिन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो 2880 किलोमीटर है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में इसकी सबसे लंबी लंबाई नहीं है। सबसे लंबाई जो है इसकी कहाँ पर है? ये तिब्बत के क्षेत्र में देखेंगे, भारत के सीमा में इसकी लंबाई जो है कम ही है। और गंगा नदी जो है पूरा भारत के क्षेत्र में ही बहती है अधिकांशतः, इसीलिए उसकी लंबाई जो है सबसे अधिक मानी गई है भारत के हिसाब से। तो सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है? तो वो 709 किलोमीटर है। ये देख लिया, आपको पता चल गया। भारत में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। वहीं सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है? तो 709 किलोमीटर है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। और इन्हीं को दोस्तों क्या कहा जाता है? जो है पंजाब का क्षेत्र कहा जाता है। ये सारी जो नदियां हैं किस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं? पंजाब के क्षेत्र में ये प्रवाहित होती हैं। और इनके बीच जो है कई सारे दोआबीय क्षेत्र हैं जो कि काफ़ी उपजाऊ भूमियाँ भी हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बान या लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है। इसके 2 नाम हैं, एक तो सिंधी खम्बन या लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है सिंधु नदी को तिब्बत के क्षेत्र में। सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड का नाम क्या है? तो वह है गिलगित। गिलगित के क्षेत्र में ये बहुत गहरा क्षेत्र बनाती है, जिसे महाखंड कहा जाता है। मतलब जिस महाखंड का निर्माण करती है उसे गिलगित कहा जाता है। गिलगित बाल्टिस्तान का भी क्षेत्र है जो कि पाककृत कश्मीर के पास है। झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है? तो ये है बेरीनाग झरने से जो है झेलम नदी का उद्गम होता है। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो झेलम नदी है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है? तो चंद्रभागा नाम से जानी जाती है। दोस्तों, चंद्र और भागा दोनों अलग अलग नदियां हैं। ये जब हिमाचल प्रदेश में मिल जाती हैं तो इन्हें चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चंद्र और भागा जो छोटी छोटी जो है सरिताएं हैं। रावी नदी कहाँ से मिलती है? कहाँ से निकलती है? माफ़ कीजिएगा, रावी नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। रावी नदी किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो ये रावी नदी को ऋग्वैदिक काल के दौर में जो है इसको परुषड़ी के नाम से जाना जाता है। परुषड़ी के नाम से उस समय जाना जाता है। वर्तमान में रावी कहा जाता है। और इसका एक अन्य नाम जो है इरावती नदी भी है। ठीक है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो यह ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो विपाशा नाम से जाना जाता था ऋग्वैदिक काल में, और अर्गी किया इसका एक अन्य नाम भी है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलज नदी जो है राकसताल झील से निकलती है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो राकसताल झील से निकलती है। ठीक है, तिब्बत के क्षेत्र में। सतलज नदी की लंबाई भारत में कितनी है? तो 1050 किलोमीटर है। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तो शिवालिक के गिरपतीय क्षेत्र में मालवा खंड से जो है यह घाघरा नदी निकलती है। ठीक है।
घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो यह जो है घाघरा नदी को पौराणिक सरस्वती के नाम से जाना जाता है। घाघरा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पौराणिक सरस्वती के नाम से जाना जाता है। अब चलिए गंगा नदी तंत्र के बारे में जो सवाल पूछे जा सकते हैं उनको देख लेते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख हिमनद से, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से गंगा नदी जो है निकलती है, ठीक है। किन दो नदियों के संगम जो है देवप्रयाग के बाद यह गंगा नदी कहलाती है? तो भागीरथी और अलकनंदा नदियों का जब संगम होता है तो वहाँ से जो है यह गंगा के नाम से आगे बहती है। उसके पहले जब गंगा नदी का उद्गम जो है गोमुख से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से, वहाँ पर इसका नाम भागीरथी होता है। फिर उसके बाद इसमें एक नदी आके मिल जाती है, कौन सी? भिलंगना नदी मिल जाती है आके। उसके बाद एक नदी आके अलकनंदा मिल जाती है। अलकनंदा में भी कई सारी नदियाँ मिलती हैं। जब हम नदी तंत्र पढ़ेंगे तो उसको आप अच्छे से वहाँ पर समझ पाएंगे। देवप्रयाग में ये दोनों मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा, जिसके बाद से ये भागीरथी का नाम क्या हो जाता है? गंगा पड़ जाता है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम क्या है? तो गंगा नदी बेसिन का क्षेत्र जो है भारत में सबसे बड़ा है। इसकी लंबाई कितनी है? तो ये यहाँ पर 2501 लिखा है, ये 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत की वृहद नदी का नाम क्या है? तो गंगा नदी है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़े डेल्टे का नाम क्या है? तो सुंदरवन डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जो मिलने के पास जो अवसादों का जमाव हो जाता है उससे एक डेल्टा का निर्माण हुआ है जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। अच्छा, इसे सुंदरवन डेल्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष की जो है वनस्पति की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन नाम दिया गया है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये भी उत्तराखंड से। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? तो 960 किलोमीटर है। यमुना नदी गंगा नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो इलाहाबाद में मिलती है, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था? तो कोसी नदी को यह जो है प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था। और यह बिहार में जो है ये प्रवाहित होती है। यह अपने नदी जो है अपना मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है और इसीलिए इस नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी नदी ही है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है, क्योंकि दामोदर नदी के क्षेत्र जहाँ से प्रवाहित होती है तो ये बहुत ही प्रदूषित नदी है, क्योंकि यह जो है झारखंड के जो क्षेत्र हैं यहाँ से कोयला वगैरह की खादानें हैं, बहुत सारी खादानें हैं, जिसकी वजह से इसका जल दूषित बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए जो है इसे जो है क्या कहा जाता है? तो ये बंगाल का शोक कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली में द्विविभाजित होती है? तो चंबल और साबरमती नदी से जो है ये पर्वत श्रृंखला जो है अरावली पर्वत श्रृंखला चंबल नदी प्रणाली और साबरमती नदी प्रणाली को जो है विभाजित करती है, ठीक है। चलिए हमारा अगला सवाल, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? देखिए, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो 960 किलोमीटर है। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील के पास जो है चीमा यंगडुंग जो ग्लेशियर है, चीमा यंगडुंग हिमनद है, वहाँ से यह निकलती है तिब्बत के क्षेत्र में। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो के नाम से जाना जाता है इसे तिब्बत में। और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो मजौली यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन कई जगह आपको माजुली द्वीप भी देखने को मिलेगा, तो आपको कुछ अलग नहीं समझना है। माजुली और मजौली दोनों एक ही द्वीप हैं। और ये किस पर बने हैं? तो ये ब्रह्मपुत्र में बने हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के जो है पपुआ क्षेत्र में बने हैं। खासकर यह असम में आपको देखने को मिलेगा। और 2016 के आसपास जो है यह द्वीप इतना बड़ा हो गया था कि यहाँ पर असम सरकार के द्वारा इसको जो है एक जिला घोषित कर दिया गया है, ठीक है। चलिए, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं, यानी कि दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं, उनके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो जाहिर सी बात आपको मध्य प्रदेश में पता होगा। कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक के पठार से निकलती है, जो कि अमरकंटक का पठार कहाँ है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा के पास अवस्थित है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 1300 किलोमीटर के आसपास है। नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर के गुजरती है उसे क्या कहा जाता है? विभ्रंश घाटी या भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहा जाता है। यानी कि भ्रंश घाटी से बहने वाली भारत की दो महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी हैं? तो एक तो है नर्मदा नदी और दूसरी है ताप्ती नदी, ठीक है।
दामोदर नदी भी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है, तो खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको नर्मदा नदी जो है गिरते हुए देखने को मिलेगी। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 700 किलोमीटर है। यह किस नदी घाटी से होकर के गुजरती है, यह भी विभ्रंश घाटी यानी कि भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है। इसका मुहाना भी कहाँ पर है, तो यह इसका भी मुहाना जो है खंभात की खाड़ी में ही है, सूरत शहर के पास है, सूरत शहर से थोड़ा सा नीचे है इसका मुहाना, ठीक है। दोस्तों इन नदियों के यानी कि नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं, इन नदियों के मुहाने पर जो है 2 महत्वपूर्ण द्वीपों का निर्माण हुआ है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, आलिया बेट और खादिया बेट द्वीपों के नाम से जाना जाता है। सारावती नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो शिमोगा जिला कर्नाटक से निकलती है। सारावती जिला कहाँ से निकलती है, तो यह जो है शिमोगा जिला कर्नाटक से निकलती है। गरसोप्पा जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है, तो सारावती नदी पर ही है। गरसोप्पा जलप्रपात जो है सारावती नदी पर ही अवस्थित है। भारत की लवण नदी किस नाम से जानी जाती है, तो लूनी नदी जो है भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। ये कहाँ पर प्रवाहित होती है, तो ये राजस्थान के क्षेत्र में प्रवाहित होती है और यह अंतःस्थलीय नदी के रूप में जानी जाती है, यानी कि वह नदी अंतःस्थलीय नदी होती है जिसका मुहाना किसी सागर या महासागर में नहीं होता, किसी स्थलीय भूभाग में ही किसी दलदली क्षेत्र में हो जाता है, तो उसे अंतःस्थलीय नदी कहा जाता है। लूनी नदी किस में गिरती है, तो यह कच्छ के रण में जो है यह विलुप्त हो जाती है, गुजरात के क्षेत्र में। साबरमती नदी जो है कहाँ पर गिरती है, तो यह भी खंभात की खाड़ी में गिरती है। बनास नदी कहाँ गिरती है, तो यह कच्छ के रण में यह भी गिरती है। माही नदी कहाँ गिरती है, तो यह भी खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, उनमें से नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और पूर्व के क्षेत्र में बहने वाली यानी कि बंगाल की खाड़ी में बहने वाली जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। चलिए, पूर्व की ओर जो बहने वाली नदियां हैं उनमें गोदावरी नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, और यह कहाँ पर गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है, ठीक है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, इसे गोदावरी के नाम से जो गोदावरी नदी है। दोस्तों इसे दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से अफवाह क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र में गंगा का बहुत बड़ा है, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में गोदावरी का अपवाह क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसीलिए इसको दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। वृद्ध गंगा के नाम से भी इसी नदी को जाना जाता है, गोदावरी को, ठीक है। चलिए, वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये गोदावरी की ही सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। चलिए हमारा अगला सवाल, कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाकर के। कावेरी नदी जल विवाद जो है मुख्यतः किन 2 राज्यों के बीच है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो है यह विवादास्पद थोड़ा नदी है जल के बंटवारे को लेकर के। दक्षिण भारत की गंगा किस नाम से जाना जाता है, दक्षिण भारत की जो गंगा है उसको कावेरी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो कावेरी को। लेकिन ध्यान रखिएगा, दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है, तो वो गोदावरी को कहा जाता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो यह महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से, और कहाँ गिरती है, तो यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पेन्नार बेसिन कहाँ अवस्थित है, कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में जो है पेन्नार बेसिन अवस्थित है। महानदी कहाँ से निकलती है, तो छत्तीसगढ़ बेसिन से, ठीक है। महानदी कहाँ से निकलती है, तो छत्तीसगढ़ बेसिन से निकलती है। महानदी गिरती कहाँ पर है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी उदाहरण है एक पूर्ववर्ती अपवाह का। यहाँ पर ये शब्द आपको थोड़ा सा परेशान करने वाला लग सकता है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। गंगा नदी किसका उदाहरण है, तो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। दोस्तों पूर्ववर्ती अपवाह उस अपवाह को कहा जाता है, उस नदी को कहा जाता है पूर्ववर्ती नदी, जो हिमालय के बनने से पूर्व भी जो है प्रवाहित होती रही है, और जैसे जैसे हिमालय की संरचना जो है अपना स्थलीय रूप ले रही थी, वर्तमान रूप ले रही थी, उनको काट करके भी उसने जो है अपना मार्ग बनाए रखा है, यानी कि अपना मार्ग परिवर्तित नहीं किया है। इसे पूर्ववर्ती अपवाह कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है, आप सभी लोगों को पता है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। दोस्तों ये ग्लेशियर मुख्य रूप से गंगोत्री ग्लेशियर के एग्जैक्ट स्थान जो गोमुख है वहाँ से निकलती है। ग्लेशियर जो है एक गंगोत्री ग्लेशियर ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये इसकी जो लंबाई है, यानी कितना लंबा है, तो लगभग 25 वर्ग किलोमीटर के आसपास का इसका क्षेत्रफल है। चलिए,
भागीरथी नदी जो है गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख हिमनद से निकलती है। देवप्रयाग के पास अलकनंदा और भागीरथी मिल करके गंगा के नाम से इनको जो है जाना जाता है। कई सारी त्रुटियां थोड़ी सी इसमें मुझे नज़र आ रही हैं। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह किसकी सहायक नदी है? दामोदर जो है किसकी सहायक नदी? हुगली। दामोदर की सहायक नदी कौन सी है? हुगली नदी जो है वो दामोदर की सहायक नदी है, ना कि दामोदर जिसकी सहायक नदी है। ये थोड़ा सा उल्टा लिखा क्योंकि मुख्य नदी कौन सी है? दामोदर नदी है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? किस नदी का उद्गम स्थल जो है भारत में नहीं है? तो सतलुज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। और सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तिब्बत के क्षेत्र में जो है अवस्थित है। भारत के प्रमुख जलप्रपात, इनसे सवाल जो है बहुत ज़्यादा बनते हैं तो इनको आपको ध्यान रखना है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है किस नदी पर है? तो सारावती नदी पर है। अच्छा, ये है कहाँ पर? तो ये कर्नाटक में है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जोग जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। ये देख लिया, अगला सवाल मिल ही गया वही। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसोप्पा जो है जलप्रपात इसमें दिया गया है, लेकिन वर्तमान अब डाटा के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा भी जो है निर्णय दिया गया था इस पर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात वर्तमान में जो है कौन सा है? कई जो है जलप्रपात जो है ये भी कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। लेकिन अब जोग या गरसोप्पा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है। जोग जलप्रपात को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। चलिए, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो हुंडरू जलप्रपात। ये क्या है? एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? हुंडरू जलप्रपात। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात ये जो है येना को दिया गया है, लेकिन येना जो है भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात अब नहीं है शायद। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी पर अवस्थित है? तो यह कावेरी नदी पर अवस्थित है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है हुंडरू कहाँ पर है? तो रांची के पास अवस्थित है, झारखंड में, क्योंकि रांची किसकी राजधानी? झारखंड की है। चित्रकूट जलप्रपात किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो नियाग्रा जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात को जो है नियाग्रा जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात किस पर है? नर्मदा नदी पर। कपिलधारा जलप्रपात ये भी नर्मदा नदी पर ही है। शिव समुद्रम जलप्रपात ये कर्नाटक के क्षेत्र में है, कावेरी नदी पर अवस्थित है। ठीक है, शिव समुद्रम जो जलप्रपात है कर्नाटक के क्षेत्र में है, कावेरी नदी पर अवस्थित है। गोकक जलप्रपात कहाँ पर है? तो कांची नदी पर अवस्थित है। तो ये किस राज्य में है? तो ये झारखंड में अवस्थित है। चुलिया जलप्रपात किस राज्य में है? तो चंबल नदी पर अवस्थित है। और चंबल नदी पर कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, माफ़ कीजिएगा, राजस्थान के क्षेत्र में जो चंबल नदी है वहाँ पर चुलिया जलप्रपात बनाया गया है, तो यह राजस्थान में अवस्थित है। धुआंधार जलप्रपात जो है यह जबलपुर मध्य प्रदेश में अवस्थित है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। साडनी जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह शंख नदी पर है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और साडनी जलप्रपात जो है कहाँ पर है? तो झारखंड में है। गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर है? तो रारू नदी पर है। ठीक है, गौतम धारा जलप्रपात या जोन्हा जलप्रपात जो है यह रारू नदी पर है। और यह कहाँ पर है? तो झारखंड में अवस्थित है। येना जलप्रपात किस नदी पर है? तो येना नदी पर है। अच्छा, येना जलप्रपात जो है किस स्थान पर अवस्थित है? तो महाबलेश्वर के क्षेत्र में अवस्थित है। महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो ये हैं जो है महाराष्ट्र के पास। ठीक है, पाईकारा जलप्रपात जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो यह नीलगिरी के क्षेत्र में अवस्थित है, दक्षिण भारत में अवस्थित है। और पाईकारा जलप्रपात जो है किस नदी पर है? तो यह पाईकारा नदी पर ही अवस्थित है। ठीक है, चलिए, भारत की जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वुलर झील जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ध्यान रखिएगा, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वुलर झील, जो कि कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। उकाई झील जो है किस राज्य में है? तो उकाई झील गुजरात में है। ठीक है, और यह एक प्रकार की क्या है? मानव निर्मित झील है। ठीक है, और यह किस नदी पर है? तो यह नर्मदा नदी के पास जो है इसको बनाया गया है। गोविंद सागर झील किस राज्य में अवस्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। नागार्जुन सागर नदी किस नदी पर है? नागार्जुन सागर जो झील है किस नदी के पास है? तो कृष्णा नदी के पास है। ठीक है, निजाम सागर किस नदी पर अवस्थित है? तो मंजरा नदी पर, आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। तुंगभद्रा नदी किस नदी पर है? तो तुंगभद्रा नदी पर जो है, तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है ये बना है और कर्नाटक के क्षेत्र में है तुंगभद्रा झील। नागार्जुन सागर, निजाम सागर और तुंगभद्रा झील जो है किस प्रकार की झीलें हैं? तो ये मानव निर्मित झीलें हैं।
यानी कि ये कृत्रिम झीलों के उदाहरण माने जाते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस राज्य में अवस्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर बनाई गई है? तो रिहंद नदी पर बनाई गई है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में अवस्थित हैं। अगर आपसे पूछा जाए राणा सागर और जवाहर सागर किस राज्य में अवस्थित हैं, तो ये राजस्थान में अवस्थित हैं। वहीं पर गांधी सागर की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश में अवस्थित हैं। ठीक है। लोकटक झील कहाँ पर है? तो ये जो है मणिपुर में अवस्थित है। दोस्तों यहीं पर जो है संगाई हिरण की एक प्रजाति पाई जाती है, जो भारत की में यहाँ पर एक जो है स्थानीय प्रजाति मानी जाती है। चलिए, राणा सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर किस नदी पर बनाई गई झीलें हैं? तो ये चंबल नदी पर बनाई गई हैं। ठीक है। राणा सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर जो है ये चंबल नदी पर बनाई गई झीलें हैं। पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो लोकटक झील है, जो कि कहाँ पर है? ये भी बात आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर है? तो मणिपुर में है। ये बात आपको ध्यान रखना है। केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ पर है? तो इसी लोकटक झील में अवस्थित है। अच्छा, ये बना कैसे है? तो जैसे केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ जो राष्ट्रीय पार्क है, लोकटक झील में बहुत सारी घास फूस और जो तिनके वगैरह हैं उनसे मिल करके बहुत लंबे समय के बाद जो है एक संरचना बनी है जिसे फूमिट्स कहा जाता है, और उसी पर एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है जिसे केबुल लामजाओ पार्क भी कहा जाता है। ये मणिपुर में लोकटक झील में बना हुआ है। चिल्का झील किस राज्य में अवस्थित है? तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में अवस्थित है, और यह एक लैगून झील है। ध्यान रखिएगा किस प्रकार की झील है? लैगून झील है। और इस झील का पानी कैसा है? तो खारे पानी की झील है, यानी कि लैगून झील है, खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील ये भी कहाँ है? तो ये चिल्का झील को ही कहा जाता है। लेकिन अगर भारत की अंतःस्थलीय खारे पानी की झील कहा जाए तो वह कहाँ पर है? तो राजस्थान में अवस्थित है। ठीक है। कहाँ पर अवस्थित है? तो राजस्थान में अवस्थित है। उसका नाम आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। अंतः क्षेत्र में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान में है, उसका नाम आपको बताना है। चिल्का झील जो है स्थित है वह कहाँ पर है? तो उड़ीसा में अवस्थित है। और यह जो है चिल्का झील भारत में उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की एक लैगून झील है, जैसा कि हमने आपको बताया था। पुलिकट झील जो है किस राज्य में है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील किस प्रकार की झील है? तो यह भी एक प्रकार की लैगून झील है। दोस्तों लैगून झील वो होती हैं जैसे ये एक कोई संरचना होती है ऐसे, और यहाँ पर जैसे ये भौगोलिक संरचना है और यहाँ पर सागर का जल यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, लेकिन एक समय के बाद यहाँ पर अवसादों के जम जाने के कारण यह जो है इसका संबंध मुख्य समुद्र से हट जाता है और एक झील के रूप में निर्मित हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? लैगून झील कहते हैं। ठीक है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है किस झील में अवस्थित है? तो पुलिकट झील में अवस्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील है? तो हुसैन सागर झील है। ध्यान रखिएगा, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? तो वह हुसैन सागर झील है। वेम्बनाथ झील किस राज्य में अवस्थित है? तो एक केरल में अवस्थित है। इसी में जो है जो प्रतिवर्ष नेहरू नौका दौड़ होती है इसी झील में होती है, वेम्बनाथ झील में। ये उत्तर दक्षिण यानी कि ये जो इसकी लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी झील है भारत की। ये लंबाई की दृष्टि से ध्यान रखिएगा, इसकी ये लंबाई ऐसे ऐसे है, तो इसकी दृष्टि से सबसे लंबी झील है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-47A जो है किस द्वीप पर है? तो वेलिंगटन द्वीप पर है। अल्टमुड्डी झील जो है, अष्टमुड्डी, यहाँ पर अल्टमुड्डी लिखा है लेकिन ये अष्टमुड्डी झील है, केरल में किस प्रकार की झील है? तो ये भी एक प्रकार की लैगून झील है। अच्छा, लोनार झील किस राज्य में अवस्थित है? तो ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। यह एक प्रकार की क्या है? क्रेटर झील है। ज्वालामुखी के क्षेत्र में जो है अगर ऊपरी क्षेत्र में पानी भर जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? क्रेटर झील कहा जाता है, क्योंकि ज्वालामुखी का सबसे उत्तरी क्षेत्र, ऊपरी भाग क्या होता है? क्रेटर कहा जाता है। अगर उसमें पानी भर जाता है तो झील के रूप में बन जाती है, इसीलिए उसको क्रेटर झील कहा जाता है। उल्कापिंड गिरने से बनी झील कौन सी है? तो वो भी वही झील है, लोनार झील है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो ये है चोलामू झील। भारत की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील कौन सी है? चोलामू झील। ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में चीज़ें आपको देख लेना है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील, जम्मू कश्मीर में है अवस्थित है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील, ये आपसे मैंने जो पूछा था वो राजस्थान में अवस्थित है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो सांभर झील है, लेकिन अंतःस्थलीय क्षेत्र में अवस्थित यह जो झील है सांभर झील, यह अंतःस्थलीय क्षेत्र में अवस्थित खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी अगर झील की बात की जाए खारे पानी की तो चिल्का झील ही होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश PCS ने 2023 की परीक्षा में इस सवाल में जो है चिल्का झील को उत्तर माना था।
भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील ही है। पूर्वोत्तर के क्षेत्र में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील। लोनार झील किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है, एक प्रकार की क्रेटर झील है। चोलामू झील जो है किस नदी का उद्गम होता है यहाँ से? तो चोलामू झील से किस नदी का उद्गम होता है? तो तीस्ता नदी का। ठीक है। डल झील किस राज्य में अवस्थित है? तो डल झील आपको पता है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। पुष्कर झील कहाँ पर है? तो पुष्कर झील जो है अजमेर राजस्थान में अवस्थित है। यहीं पर पिछौरा झील भी है, यहीं पर सांभर झील भी है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें जो शॉर्ट्स में जो हमेशा एग्जाम्स में आती हैं उनको भी हम लोग जो है जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सांभर झील किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? अंतःस्थलीय क्षेत्र में खारे पानी की झील सांभर झील है। कई बार मैं आपसे पॉइंट बता रहा हूँ, अंतःस्थलीय क्षेत्र में अवस्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील है। ठीक है। और लोनक सागर पंचभद्रा डिंडवाना राजस्थान की कैसे पानी की झीलें हैं? तो ये खारे पानी की झीलें हैं। उदय सागर, पिछौला, जयसमंद, राजसमंद, ये झीलें किस राज्य में अवस्थित हैं? तो ये राजस्थान में जो है अवस्थित हैं। आपने पिछौरा झील का नाम सुना होगा एक पिक्चर में जिसमें जानवी कपूर रहती हैं, और उसका नाम क्या है देखो याद नहीं आ रहा है मुझे एग्जैक्ट, लेकिन उसमें पिछौला झील की जिक्र किया जाता है, पिछौला झील का। चलिए, ओस्मान सागर झील कहाँ पर अवस्थित है? तो ये हैदराबाद में अवस्थित है, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। फुलर झील का किस राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। फुलर झील किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में। कोलेरू झील कहाँ पर है? तो यह आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है। पेंगोंग झील ये लद्दाख के क्षेत्र में है। भीमताल झील कहाँ पर है? तो यह उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, भीमताल झील कहाँ पर है? उत्तराखंड में अवस्थित है। लेकिन अगर भीमताल बांध की बात की जाए तो कहाँ पर है? तो वह बिहार में अवस्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। लोनार झील कहाँ पर है? ये जो है सही सुमेलित आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन सा सही सुमेलित है? तो कोलेरू झील जो है कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। वहीं पर लोनार झील महाराष्ट्र में है। नक्की झील के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो नक्की झील जो है कहाँ पर है? ये गुजरात में अवस्थित नहीं है, ये इसको एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। पुलिकट झील जो है ये कहाँ पर है? ये देखिए, ये भी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, यहाँ पर केरल दिखाया गया जो कि गलत है। किस प्रकार की झीलों का निर्माण पृथ्वी की प्लेटों के संचलन से होता है? तो विवर्तनिक जो झीलें होती हैं, प्लेटों के संचलन के कारण जो जिन झीलों का निर्माण होता है उन्हें विवर्तनिक झीलें कहा जाता है। वुलर झील उदाहरण है, एक विवर्तनिक झील का उदाहरण माना जाता है इसको। मरुस्थलीय झील में मरुस्थलीय क्षेत्रों में किस प्रकार की झीलें मिलती हैं? तो वायु की क्रिया द्वारा जो निर्मित झीलें होती हैं, यानी कि वहाँ के जो अवसाद होते हैं अपर्दित हो जाते हैं, जिनमें जल भर जाता है और फिर वहाँ से जो झीलें बन जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वायु मरुस्थलीय क्षेत्रों की झीलें होती हैं, और यह वायु की क्रिया द्वारा बनती हैं। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो नौकुचिया ताल जो है उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। ठीक। अच्छा, रूपकुंड एक वहाँ का एक क्षेत्र है। रूपकुंड जो जलीय क्षेत्र है उसे रहस्यमय ताल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है मानव के कंकाल बहुत अधिक मात्रा में मिले हैं, और जो एक रहस्य का विषय है जिसलिए इसको क्या कहा जाता है? रहस्यमय ताल भी कहा जाता है रूपकुंड को। भारत की नदियों के किनारे जो बसे प्रमुख नगर हैं इनके बारे में देख लेते हैं। गंगा नदी के किनारे जो महत्वपूर्ण शहर बसे हुए हैं उनमें से एक हरिद्वार है, कानपुर है, बनारस है और पटना, ये महत्वपूर्ण शहर हैं। लेकिन कानपुर शहर जो है गंगा के नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। ठीक है। यमुना नदी के किनारे दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है। फिर सरयू नदी के किनारे अयोध्या है। अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ है। हुगली नदी के किनारे कोलकाता है। महानदी के किनारे कटक और संबलपुर है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो है डिब्रूगढ़ है जो कि असम का है। गुवाहाटी है। और सोकोवा घाट जो है ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा शहर है। सतलज नदी के किनारे फिरोजपुर और लुधियाना शहर हैं। नर्मदा नदी के किनारे जो हैं भरूच, महेश्वर, ओंकारेश्वर और जबलपुर, ये महत्वपूर्ण शहर हैं। चंबल नदी के तट पर कोटा बसा हुआ है, जहाँ पर कोटा जो है बच्चों के पढ़ने के लिए बहुत फेमस है। झेलम नदी के किनारे कौन सा है? श्रीनगर है। तुंगभद्रा नदी के किनारे कुरनूल है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन है। गोमती नदी के किनारे जो है लखनऊ शहर है। अगर आपसे पूछा जाए कि लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी किस नदी के तट पर है, तो वह गोमती नदी के तट पर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि गोदावरी नदी के किनारे तट पर कौन है? तो नासिक शहर है। कावेरी नदी के तट पर श्रीरंगपट्टनम शहर है।
ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर है। कृष्णा के विजयनगर है, विजयवाड़ा है, माफ़ कीजिएगा, विजयवाड़ा है। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है, बहुत बार पूछा गया है। बेतवा नदी के तट पर कौन सा है? ओरछा शहर है। साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद है। इलाहाबाद नदी के जो है, इलाहाबाद जो है का जो क्षेत्र है, शहर है, किन नदियों के संगम पर है? तो ये गंगा नदी और यमुना नदी और सरस्वती नदियों के संगम पर जो है प्रयागराज बसा हुआ है, इलाहाबाद बसा हुआ है। दोस्तों अब भारत की जो प्रमुख नदियां हैं, इन पर जो प्रमुख बांध बनाए गए हैं, इनको भी आपको एक बार थोड़ा सा सरसरी नज़र में देख लेना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध टिहरी बांध है, ये बात आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध क्या है? तो टिहरी बांध है। ये कहाँ पर है? अच्छा, ये उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पर बना है, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो यह महानदी पर बना है। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बना है? तो महानदी पर बना है और उड़ीसा के क्षेत्र में बना है। ठीक है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो भागीरथी नदी पर बना है, यह उत्तर प्रदेश में। ठीक है। टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर बना है, उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, ये तब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब यह उत्तराखंड में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अब दोनों विभाजित हैं। लक्ष्मीबाई सागर बांध किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। रंजीत सागर बांध किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है। छोम बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। मैटूर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। बहुत बार पूछा गया है ये सवाल। मैटूर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो कावेरी नदी पर बनाया गया है। अलमट्टी बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है, राजस्थान। जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध जो है किस नदी पर है? तो ये भी चंबल नदी पर है, राजस्थान में ये भी हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। गांधी सागर जो है किस नदी पर बना है? चंबल, ये राजस्थान के क्षेत्र। दोस्तों इनमें से एक जो है राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये दोनों शायद राजस्थान में है, और गांधी सागर जो है ये शायद मध्य प्रदेश में है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा थोड़ा। थीन बांध किस नदी पर बना है? तो रावी नदी पर बना है। मैथन बांध किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है। बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर ये भी है। पोंग बांध किस नदी पर है? तो ये ब्यास नदी पर है। ठीक है। फरक्का बांध किस नदी पर है? तो यह गंगा नदी पर बनाया गया है, और फरक्का बांध बनने के बाद ही यह फिर एक वितरिका में विभाजित हो जाती है, भागीरथी जी के नाम से जो आगे बढ़ती है, और एक दक्षिणी क्षेत्र में आ जाती है हुगली नदी, जो कि दामोदर की सहायक नदी बाद में बन जाती है। ये फरक्का बांध जो है कहाँ पर बनाया गया है? गंगा नदी पर बनाया गया है। इडुक्की बांध जो है किस नदी, कहाँ पर है? तो केरल में है। और यह जो है मयूराक्षी बांध किस नदी पर है? तो मयूराक्षी नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। काठी बांध किस नदी पर है? तो रामगंगा नदी पर है, उत्तर प्रदेश में। गोविंद बल्लभ पंत किस नदी पर बना जो है? तो वो किस नदी पर बना बांध है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, तो ये रिहंद नदी पर बना है, उत्तर प्रदेश में। भारत की जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी सवाल जो है बहुत सारे बनते हैं। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है किस नदी पर बनी है? तो सतलज नदी पर बनी है, और ये पंजाब के क्षेत्र में। ठीक है। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर बनी है। इंदिरा गांधी सागर परियोजना जो है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, सतलज व ब्यास के संगम पर बनाई गई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सतलज और ब्यास के संगम पर कौन सी परियोजना है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, आपको यही ध्यान रखना है, परियोजना और किस नदी पर बनाई गई हुआ परियोजना मुख्य रूप से। हीराकुंड बांध परियोजना जो है ये भी महानदी पर बनाई गई है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। चंबल परियोजना, ये चंबल नदी पर है। चंबल परियोजना किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। ठीक है, चलिए। दामोदर परियोजना जो है दामोदर नदी पर बनाई गई है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर है। काकरा पार परियोजना जो है यह ताप्ती नदी पर बनाई गई है। कोयना परियोजना जो है कोयना नदी पर बनाई गई है। मचकुंड परियोजना मचकुंड नदी पर बनाई गई है। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर बनाई गई है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है। बारगी परियोजना बारगी नदी पर है। भीमा परियोजना पवना नदी पर। ध्यान रखिएगा, जैसे बहुत सारे जो परियोजनाएं हैं उसी के नाम के नदी के आधार पर बने हैं, लेकिन कुछ जो है परियोजनाएं हैं नदी के नाम से हटकर हैं, तो उनको आपको ध्यान रखना है। भीमा परियोजना जैसे पवना नदी पर बनाई गई महाराष्ट्र में। जायकवाड़ी परियोजना ये गोदावरी नदी पर बनाई गई है। उकाई परियोजना यह ताप्ती नदी पर बनाई गई है। शारदा परियोजना शारदा नदी पर है। तवा परियोजना तवा नदी पर है। टिहरी परियोजना जो है ये भागीरथी और भिलंगना नदी के क्षेत्र में जो है मिलन स्थल पर बनी है। ठीक है, उत्तराखंड में।
माता टीला परियोजना जो है यह बेतवा नदी पर बनाई गई है। फरक्का परियोजना जो है हुगली नदी पर बनाई गई है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर बनाई गई। नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। सोन परियोजना सोन नदी पर बनाई गई है। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर बनाई गई है। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर बनाई गई है और ये कर्नाटक के क्षेत्र में है। कृष्णा परियोजना जो है कृष्णा नदी पर बनाई गई है। अपर गंगा परियोजना जो है पेन गंगा पर बनाई गई। अपर पेन गंगा परियोजना जो है पेन गंगा नदी पर बनाई गई है। भारत पाक बगलिहार परियोजना जो है यह चिनाब नदी पर बनाई गई, कई बार सवाल पूछा गया है। काकरापार परियोजना जो है ताप्ती नदी पर बनाई गई है, गुजरात के क्षेत्र ताप्ती नदी पर बनाई गई, माफ़ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में। ताप्ती नदी ये जम्मू कश्मीर कहाँ से हो जाएगा, ये ताप्ती नदी ये जो है ये जम्मू कश्मीर नहीं होगा दोस्तों, यह गुजरात के क्षेत्र में बनाई गई है, गुजरात। पहले मैंने सही बोला था लेकिन लिखा था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ है। काकरापार परियोजना जो है ताप्ती नदी पर बनाई गई, गुजरात के क्षेत्र में। छिंडकल परियोजना जो है घाट प्रभा नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना जो है ये भी चिनाब नदी पर है। जवाई परियोजना जो है पाली नदी पर है। जाखम परियोजना जाखम नदी पर है। पार्वती परियोजना जो है पार्वती नदी पर है। रामगंगा परियोजना जो है रामगंगा नदी पर है। रिहंद बांध जो है या गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना जो है यह किस पर है, तो सोन नदी पर है। पेरियार परियोजना पेरियार नदी पर है, केरल के क्षेत्र में है। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर है। तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। भारत की सबसे बड़ी नदी बहुउद्देशीय घाटी परियोजना कौन सी है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे भारत की जलवायु से संबंधित जो सवाल पूछे जा सकते हैं, भारत की जलवायु सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, पवनों की दिशा में परिवर्तन, यानी कि भारत की जो जलवायु है विभिन्न समयों पर अलग अलग रहती है। जैसे जब मानसून का समय आता है तो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र से मानसून प्रवेश करता है, फिर पूरे भारत में जो है आता है, यानी कि समुद्री क्षेत्र से हवाएं चलती हैं खासकर। लेकिन जब ठंडी का क्षेत्र आता है तो उच्च दाब का क्षेत्र निर्मित होने के कारण ठंडी में स्थलीय क्षेत्र से सागर की ओर जो है पवनें चलती हैं, तो पवनों की दिशा यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ की जलवायु के लिए। चलिए, मानसून शब्द जो है किस भाषा का शब्द है, तो यह अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य मौसम या ऋतु से है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कहाँ पर किस से प्राप्त होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है। लगभग 70 से 75% के बीच में जो वर्षा होती है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही प्राप्त होती है। अमृतसर एवं शिमला जो हैं एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, लेकिन उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है, तो उनकी जो है समुद्र से दूरी जो है, अमृतसर और जो है शिमला में जो है जलवायु का अंतर क्या है, समुद्र से दूरी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समुद्र से दूरी ऊंचाई होना चाहिए, ऊंचाई खास करके यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि ये उत्तर थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लग रहा है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। तमिलनाडु में जो शरदकालीन वर्षा होती है, यानी कि लौटते मानसून के साथ जो वर्षा होती है, उसी समय भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में जो है पश्चिमी विक्षोभ आता है, जिसकी वजह से जो है ये इसकी वर्षा तमिलनाडु, इसको कहा जाता है कि लौटते मानसून से वर्षा हो रही है, लेकिन यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है खासकर भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में होती है। तमिलनाडु में जो है पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा नहीं होती है, लौटते मानसून से वर्षा होती है इसमें। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है, तो पंजाब के क्षेत्र में जो है पश्चिमी मानसून से भी वर्षा होती है, और जो है जो बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र से प्रवेश करता है और अरब सागर से जो प्रवेश कर, जैसे भारत के इस क्षेत्र में पश्चिमी मानसून जैसे प्रवेश किया तो एक कुछ शाखा ऐसी बढ़ती आगे चली जाती है और कुछ जो है फिर ऐसे बढ़ते हैं, तो जिसकी वजह से पंजाब के क्षेत्र में दोनों के द्वारा वर्षा होती है। ठीक है, आप समझ गए आप। चलिए, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक वर्षा जो है किस क्षेत्र में होती है, तो ये होती है मेघालय के क्षेत्र में होती है सर्वाधिक वर्षा। बिहार में, ये मध्य प्रदेश और बिहार में नहीं होती है, मेघालय के क्षेत्र में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है, मौसिन राम, ये जैसे ये है, ये कहाँ पर है, मेघालय में है, पहले चेरापूंजी हुआ करता था। आम्र वर्षा कहाँ पर होती है, तो ये बंगाल के क्षेत्र में जो होती है आम्र वर्षा,
अप्रैल में जो होने वाली वर्षा है यहाँ बिहार के क्षेत्र में कहाँ पर किस तरीके से चीज़ें किया है इन्होंने। आम्र वर्षा जो है कहाँ पर होती है, तो ये होती है कर्नाटक के क्षेत्र में आम्र वर्षा होती है शायद। चलिए एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो ये लद्दाख के क्षेत्र में होती है। कहाँ पर होती है, तो लद्दाख के क्षेत्र में होती है। बहुत मिस्टेक मिल रही है इस बुक में मुझे। मौसिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होने का क्या कारण है, यहाँ पर पहाड़ियों की जो कीपाकार जो आकृति है इसके आधार पर यहाँ पर मानसूनी हवाएं आती हैं, इससे टकराती हैं और गोल गोल घूमते हुए ऊपर उठती हैं, जिससे वो संघनन को प्राप्त करती हैं और यहीं पर वर्षा कर देती हैं। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो कहाँ पर सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो राजस्थान के क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पर, राजस्थान के क्षेत्र में। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन जो वर्षा है वह पश्चिमी विक्षोभ से होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा किससे होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण क्या है, तो वर्षा का पानी जो है तेजी से बह जाता है और शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है, क्योंकि भारत जो है विषुवत रेखा के पास अवस्थित है। यहाँ का तापमान जो है काफ़ी अधिक रहता है। ठीक है, और वर्षा का जो कुछ थोड़े ही महीने में यहाँ पर वर्षा होती है, मानसून के समय में ज़्यादातर वर्षा होती है। भारतीय उपमहाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान व निम्न दाब हिंद महासागर में वायु के कर्षण करते हैं, जिसके कारण जो है क्या प्रभावित होता है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है इसके कारण प्रभावित होता है। अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई स्थितियों में से कौन सी भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसूनी वर्षा से संबंधित है, तो एल नीनो और दक्षिणी दोलन। एल नीनो और दक्षिणी दोलन का जो है भारत के जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उस पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है, ये उसके संबंधित है। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म ऋतु में जो है अति उच्च वर्षा मुख्यतः किस कारण से होती है, समुद्र के निकट होने के कारण। ये बिल्कुल सही है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में वर्षा कहाँ अधिक होती है, यानी कि कहाँ पर अधिकांश वर्षा होती है, तो ये तमिलनाडु के क्षेत्र में अधिकांश वर्षा होती है अक्टूबर और नवंबर के क्षेत्र में। लौटते मानसून से जो है कहाँ पर होती है, तो तमिलनाडु के क्षेत्र में। कहाँ पर, तमिलनाडु। भारतीय मानसून जो है मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है, स्थल समुद्र का विभेदी तापन। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में जो है वर्षा होती है, तो ओडिशा। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, तो ओडिशा नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये तमिलनाडु होगा। ठीक है, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें मिस्टेक ज़रूर मिली है। यहाँ पर भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। भारत के पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र में जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव रहता है, तो तमिलनाडु राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून यानी कि लौटते मानसून का सबसे अधिक प्रभाव रहता है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो तमिलनाडु में जो है सबसे अधिक वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से या लौटते मानसून से होती है। कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, तो लद्दाख का लेह क्षेत्र जो है ये सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है, तो वह दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो है ग्रीष्मकालीन मानसून भारत में प्रवेश करता है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। जैसा कि अभी वहाँ पर मिस्टेक लिखा हुआ था, मैंने आपको बताया था। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो केरल में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है, तो यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है, तो वह जो है लेह में सबसे कम वर्षा होती है। चेरापूंजी में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है और ये कहाँ पर है, तो मेघालय में अवस्थित है। मौसिनराम भी वहाँ पर अवस्थित है। पहले चेरापूंजी हुआ करता था, मौसिनराम है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से कम कितने प्रतिशत जो है वनों का आवरण होना चाहिए, तो 33% होना चाहिए। केंद्र सरकार की जो यह घोषणा है 33% की, यह किसमें की गई थी, तो 1988 में जो वन नीति की घोषणा की गई थी उसमें इस बात को कहा गया था। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह देहरादून में है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो देहरादून में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी जो है ये कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो नागपुर में है।
भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन है? तो ये के.एम. मुंशी इसके जन्मदाता हैं। वन रोपण की प्रक्रिया क्या है? और पेड़ लगाने की, यानी कि अभी जितने पेड़ हैं उनके अलावा और पेड़ अगर लगाया जाए तो वन रोपण की प्रक्रिया कहलाती है। वनों को रोपना यानी कि वनों को लगाने की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, वनोन्मूलन की बात की जाए तो यानी कि जो पेड़ अभी हैं उनको काट छांट करके जगह को साफ करना वनोन्मूलन कहलाता है। ठीक है। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का जो है आवरण है? इस समय जो है ये 21 नहीं है, इस समय 25.4 हो चुका है, 25.4%। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश में प्रमुख संसाधन कौन से हैं? तो वो वन है वहाँ के प्रमुख संसाधन। भौगोलिक क्षेत्र में जो है सबसे कम भूभाग पर वनों का है, तो कहाँ पर? हरियाणा के। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है कितना? संपूर्ण भूमि का 33%। वनाच्छादित जो क्षेत्र सर्वाधिक है वो कहाँ पर है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का वो क्षेत्र सर्वाधिक है, पूर्वी दक्कन का क्षेत्र नहीं है। भारत में अधिकांश वन संपदा के मालिक कौन हैं? राज्य हैं। ये कौन सा सवाल है? भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है कहाँ पर? सुंदरवन के क्षेत्र में। मैंने आपको पहले भी बताया था। नीलगिरी की पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति कौन सी है? टीक या सागौन। ठीक है। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर टीक या सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। भारत में अतिसघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है ये। वैश्विक विरासत वन माना जाता है सुंदरवन को। ठीक है। सागौन वन जो है किस में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में अधिकांशतः सागौन वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णार्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं, पतझड़ वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। दलदली क्षेत्रों में और ज्वारी भाटा के क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में। चंदन की लकड़ी के वन जो है सबसे अधिक कहाँ पर है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में आपको देखने को मिलेंगे। साइलेंट वैली जो है के चर्चित होने का कारण क्या है? तो जैव विविधता और सदाबहार जो वन हैं उनको संरक्षित करने के लिए साइलेंट वैली के साथ जो है कई सारे अभियान या आंदोलन भी चलाए गए थे। ये कहाँ पर? केरल के क्षेत्र में। फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। शांत घाटी कहाँ पर है? तो केरल में है। पश्चिमी घाट में जो पाई जाने वाली वनस्पति है वो सदा बहार वन पाए जाते हैं। वहाँ पर किस पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। शहतूत रेशम कहाँ पर उत्पादित होता है अधिकांशतः? तो कर्नाटक में। ठीक है। और गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है सुंदरवन, वहाँ पर सुंदरी वृक्ष अधिक पाया जाता है। चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक प्रसिद्ध है। ठीक है। तेंदु के पत्ते का मुख्य उत्पादक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में होता है। जैव विविधता के ताप जो स्थल हैं पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट हैं। भोजपत्र कहाँ पर मिलता है? हिमालय में। लीसा प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए, सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के ये उत्पाद हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वेम्बनाथ झील जो है ये कर्नाटक दिखाया गया, जो कि गलत है। वेम्बनाथ झील कहाँ पर है? तो ये केरल में अवस्थित है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष एक उदाहरण है। कौन सा वृक्ष उदाहरण है बहुउद्देशीय के लिए? खेजड़ी का वृक्ष। ठीक है। यानी कि यह कम पानी में भी उग जाता है और इसके जो है जड़ी बूटियों के लिए भी काफ़ी ये महत्वपूर्ण माना जाता है और भूमि के कटाव को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए बहुउद्देशीय वृक्ष के रूप में इसको जाना जाता है। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा शूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं? तो पश्चिमी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो देहरादून उत्तराखंड में। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय ये भी देहरादून में है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो वनों को काटने से रोकने के लिए है। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। और केंद्र सरकार की नई वन नीति जो घोषणा हुई थी उस समय वो जो है 1988 में हुई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान ये महाराष्ट्र के नागपुर में अवस्थित है। नीरी का मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर में। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1981 में भोपाल में हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना 1981 में भोपाल में हुई थी। ठीक। चलिए, यहाँ पर इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस क्लास को थोड़ा सा रोकते हैं क्योंकि क्लास भी लगभग काफ़ी लंबी हो गई और चीज़ें भी लगभग ख़त्म होने वाली।
भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार और वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, इनसे संबंधित सवाल जो है आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित जो क्षेत्र होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है कहाँ पर है? तो ये हरियाणा में है। बहुत बार गलती होती है बच्चों से, सुल्तानपुर जो जिला है उत्तर प्रदेश का, उसको जो है मार देते हैं कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है सुल्तानपुर पक्षी विहार, लेकिन ये कहाँ पर है? हरियाणा में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए जो है? तो पेरियार, ये कहाँ पर है? केरल के क्षेत्र में। दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो मणिपुर में अवस्थित है। ये प्लावी राष्ट्रीय पार्क का मतलब क्या होता है? बहता हुआ जो है राष्ट्रीय पार्क, जिसे क्या कहा जाता है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है ये मणिपुर में है। और किस झील में अवस्थित है? तो यह जो है लोकटक झील में अवस्थित है। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो गुजरात में है। पेरियार गेम्स अभ्यारण्य कहाँ पर? जंगली हाथियों के लिए जो है प्रसिद्ध है ये। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है? तो यह असम में अवस्थित है। केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ पर है? भरतपुर राजस्थान में है। नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। मानस पशु विहार कहाँ पर है? तो असम में है। ठीक है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? तो असम में है। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। कौन सा अभ्यारण्य जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए या राइनो के लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये इसके लिए जाना जाता है। ये कहाँ पर है? तो ये असम में अवस्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। किस राज्य में जो है वैली ऑफ फ्लावर्स अवस्थित है? तो उत्तराखंड में अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। मुदुमलाई पशु विहार जो है कहाँ पर है? ये किसके लिए फेमस है? तो बाघों के लिए फेमस है। ठीक है, मुदुमलाई पशु विहार जो है बाघों के लिए फेमस है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? तो गुजरात में है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन सा है? बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान जो है कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। ये प्रथम तितली उद्यान है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना जो है 1916 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में कोलकाता में हुई थी। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1970 में हुई थी कोलकाता में। ठीक है। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पर है? यह उत्तराखंड में है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पहले इसको हैली नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता था। नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो है यह कहाँ पर है? तो जैसलमेर राजस्थान में है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान ये जो है तेंदुआ के लिए जाना जाता है। यह कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। भारतीय वनों में किसमें जो है बाघ विलीन हो गए हैं? तो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है बाघ की संख्या अब देखने को नहीं मिलती है। कौन एक टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान जो है टॉप स्लिप के रूप में भी जाना जाता है। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? तो लाल पांडा है। विश्व वन्यजीव कोष का जो प्रतीक है वो क्या है? लाल पांडा है। एक सींग वाला गेंडा जो कि कहाँ पर? पश्चिम बंगाल और असम में पाए जाते हैं। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना कौन सी है? तो नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है यह जो है जीवमंडल के क्षेत्र में पहली परियोजना थी। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो शांत घाटी क्षेत्र में, केरल में पाई जाती है, क्योंकि केरल का क्षेत्र जो है हॉटस्पॉट का क्षेत्र है और यहाँ पर जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारतीय गैंडे कहाँ पर पाए जाते हैं? काजीरंगा असम में पाए जाते हैं। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। या भारत में किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में है। और बब्बर शेर के लिए यह जो जाना जाता है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह भी उत्तराखंड में है। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1972 में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो ये जो है कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार में ये है। कौन सी एक विशाल कृंतक जो पेड़ों के ऊपर रहती है? तो ये भारतीय विशाल गिलहरी जो है ये पेड़ों के ऊपर रहती है। मिट्टियों के बारे में थोड़ा सा चीज़ें देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे अधिक है। ध्यान रखिएगा, लगभग 43% के आसपास है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये बांगर के नाम से जाना जाता है। पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी हो जाती है
उसको बांगर के नाम से जाना जाता है। नवीन जलोढ़ जो मिट्टी होती है उसको खादर के नाम से जाना जाता है, खादर के नाम से। तो ये उपजाऊ मृदा होती है नवीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। भारत के उत्तरी मैदान की जो मृदा है कैसे बनी है, तो तलोच्चन से बनी है, तल का उत्थान हुआ है जिसकी वजह से वो बनी है, ठीक है। चलिए, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की जो भूमि सतह है के नीचे लगभग कितने हैं, तो 600 मीटर तक। गंगा का जो क्षेत्र है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी की अगर गहराई देखी जाए तो लगभग 600 मीटर गहराई तक जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी है वह क्या कहलाती है, पुरानी कछारी मिट्टी क्या हो जाएगी, बांगर में मृदा कहलाई जाएगी, ऊसर बांगर कहा जाएगा उसे। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है, तो लाल मृदा के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर पाई जाती है, तो काली मिट्टी जो है प्रायद्वीपीय भारत के अधिकतम क्षेत्र पर पाई जाती है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण जो है दरारी उद्गार प्रकार की जो ज्वालामुखी होती थी क्रिटेशियस युग में, जिसके आधार पर वहाँ पर काली मिट्टी का विकास अधिक हुआ है और उस क्षेत्र में कपास और मूंगफली की जो है फसलें अत्यधिक उगाई जाती हैं। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी। देखिए, लावा के प्रवाह से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है, तो काली मिट्टी या बेसाल्टिक मृदा का जो है निर्माण होता है। काली मिट्टी किस प्रकार की फसलों की खेती के लिए सर्वाधिक होती है, तो कपास के लिए। एक ही सवाल देखिए किस प्रकार से बार बार जो है आपसे पूछा जा रहा है, किस मिट्टी में जो है कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, तो काली मिट्टी में जो है कृषि के लिए सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है, तो रेगुर मिट्टी जो है ये निर्मित हुई है। और रेगुर मिट्टी का एक अन्य नाम क्या है, काली मृदा को ही रेगुर मृदा भी कहा जाता है। देखिए, काली मिट्टी को ही स्थानीय रूप से रेगुर या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम आदि अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम मृदा किस मृदा का अन्य नाम है, तो काली मिट्टी आप बताएंगे उसे, ठीक है। इस मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी को रोक करके रखती है। वह कौन सी मिट्टी है, तो वह काली मिट्टी है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। लेटेराइट मिट्टी जो है महत्वपूर्ण मानी जाती है, महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पर पाई जाती है, तो मालाबार के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। जहाँ पर अधिक वर्षा होती है दोस्तों, वहाँ पर मिट्टी की ऊपरी परत कट जाती है, जिसकी वजह से लेटेराइट मृदा का जो है विकास होता है। और यह कहाँ पर है, तो ये मालाबार के क्षेत्र में। निम्न भारत में कौन सी मृदा समूह जो है लोहे के अतिरिक्त होने के कारण जो है अनुर्वर होती है, तो लेटेराइट मृदा में जो है लोहे का जो है अंश अधिक मात्रा में पाया जाता है। Fe के कारण यानी कि फेरस के कारण इसका जो है रंग क्या होता है, लाल हो जाता है। धान की खेती के लिए अति उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो दोमट मिट्टी है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो वन रोपण के द्वारा। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो मृदा है वह काली मृदा पाई जाती है दक्कन के क्षेत्र में, ठीक है। मखरेला या लेटराइट मिट्टी किसका परिणाम होती है, निथरन का या लिंचिंग का। जैसे बहुत ज़्यादा जहाँ पर वर्षा होती है तो जल क्या होता है, रिस रिस कर नीचे चला जाता है, और उसी के साथ जो है सतह पर जो खनिज लवण भी होते हैं वो भी रिस रिस कर नीचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से सतह पर एक कठोर जो है पपड़ी जैसी बन जाती है, जिसकी वजह से उसे हम क्या कहते हैं, लेटेराइट मृदा कहते हैं। उसमें लौह आयांश जो है अधिक मात्रा में रहते हैं और उसका कलर जो कैसा हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। अपर्दन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं, तो अवनालिका अपर्दन के कारण जो है चंबल मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में जो है आपको बड़े बड़े खड्ड देखने को मिलेंगे, वो जो है अवनालिका अपर्दन के कारण बने हैं। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, तो काली मिट्टी में जो है कार्बनिक पदार्थों की अधिकता आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उससे फसल के लिए जो है उपयुक्त बनाया जा सकता है, तो अम्लीय मृदा जो होती है उसमें अगर हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं तो उसमें है जो है उसको हम फसल के लिए उपयुक्त बना सकते हैं। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है, तो ये जो है राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है, जो कहाँ पर है, राजस्थान में। दोस्तों, सिंचाई के साधन जो हैं इनमें जो डाटा है वो काफ़ी पुराना टाइप में मुझे लग रहा है, थोड़ा पुराना है, इसलिए आपको अपडेटेड डाटा के साथ थोड़ा सा ध्यान रखना है चीज़ें। तो यहाँ पर जो आपके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है मैं उनको थोड़ा सा जल्दी से कवर कर लेता हूँ, जहाँ से सवाल लगातार पूछे जाते हैं, है ना। ऊर्जा संसाधन नहीं, यहाँ पर खनिज का भी नहीं है। आपके एग्जाम्स में यहाँ से सवाल जो है कम बनते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ से भी सवाल कई बार आपसे बनते देखने को मिलेंगे, ये भी आपको देख लेना है।
आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर हुआ है? तो कुल्टी में। ठीक है, आधुनिक जो लौह इस्पात उद्योग है इसका वास्तविक प्रारंभ कहाँ पर हुआ है? तो कुल्टी में हुआ है। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है। स्टील संयंत्र भारत में 1965 में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था। कौन सा? राउरकेला स्टील संयंत्र जो है 1965 में शुरू हुआ था पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित हुआ? तो रूस के सहयोग से। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। कौन सा रेल मार्ग जो है जिस पर सर्वाधिक इस्पात कारखाने अवस्थित हैं? तो मुंबई हावड़ा वाया रायपुर का जो रेल मार्ग है इस पर सबसे अधिक इस्पात कारखाने अवस्थित हैं। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो कपड़ा उद्योग में जो है भारत में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। कृषि के बाद जो है भारत में सबसे अधिक लोग कहाँ पर लगे हैं? तो कपड़ा उद्योग में। भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरीके से प्रभावित हुआ? जूट और रुई का उद्योग जो है इससे विभाजन से बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, क्योंकि जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता था? बांग्लादेश में होता था, और पूर्वी पाकिस्तान जो है अलग हो गया भारत से, तो जो है ये बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। भारत में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना जो है कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1894 में की गई थी। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? तो कर्नाटक में। रेशम उद्योग का सर्वाधिक जो है स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? तो कर्नाटक में हुआ है। स्टेनलेस स्टील जो है किसकी मिश्र धातु है? तो लोहे और क्रोमियम की जो है ये मिश्र धातु है। और छत्तीसगढ़ का जो कोरबा क्षेत्र है किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो एल्यूमिनियम के जो है कारण ये काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र है। भारत में सीमेंट का उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है, और हौजरी का उद्योग के लिए प्रसिद्ध है लुधियाना। प्रथम सीमेंट संयंत्र जो है 1904 में स्थापित किया गया था चेन्नई में। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में स्थापित किया गया था रानीपेट में। किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? तो ये गुजरात के क्षेत्र में। और गुजरात के क्षेत्र में दोस्तों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी भारत में सबसे अधिक मात्रा में जो है बूम कर रही है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो अखबारी कागज़ के लिए। बिहार की पहली चीनी मिल जो है कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो मरहौरा में या मढ़ौरा में जो है स्थापित की गई थी। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वह भारह्रासक मूल के जो हैं, यानी कि कपास का जो उद्योग है जिन कच्चे मालों पर आधारित है वे कौन से? भारह्रासक मूल के। बिहार का तेल शोधक कारखाना जो है कहाँ पर है? तो वह बरौनी में है। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में अवस्थित है? तो एल्यूमिनियम उद्योग। भारत में प्रथम सूती कपड़ा कारखाना कहाँ पर? तो मुंबई में स्थापित किया गया था। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो डिगबोई में। सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ पर? तो जामनगर में। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक है? तो टाटा नगर के नज़दीक अवस्थित है। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ पर बनाए जाते हैं? वाराणसी और पेम्बोर में बनाए जाते हैं, कपूरथला में भी बनाए जाते हैं। वे दो राज्य कौन से हैं जो यात्री रेल डिब्बों को बड़ी मात्रा में जो है निर्माण करते हैं? तो पंजाब और तमिलनाडु हैं। उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो बरेली है। झारखंड में आयरन स्टील संयंत्र कहाँ पर है? तो बोकारो के क्षेत्र में है। रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता कौन से हैं? तो हरियाणा और पंजाब हैं। बिहार में उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ पर है? तो पटना में। किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को। सरकरा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? तो ये जो है सरकरा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? महाराष्ट्र में हो गई है। अब उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये महाराष्ट्र में हो गई है। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? तो बांग्लादेश है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो चेन्नई में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान या चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह जो है कहाँ पर है? चेन्नई में अवस्थित है। चलिए, कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक है? तो महाराष्ट्र है। चमड़ा उद्योग में जो है पौधों से प्राप्त होने वाले किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो टैनिन का उपयोग किया जाता है। चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाले टैनिन का उपयोग जो है अधिक मात्रा में किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर परिवहन व्यवस्था से भी आपके एग्जाम में सवाल बहुत नहीं पूछे जाते हैं। आपको इस समय सिर्फ वही चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है जो आपके एग्ज़ाम में सीधे सवाल बन कर के आ सकती हैं। ठीक है, और बाकी चीज़ों को आपके पास पढ़ने का बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। जनसंख्या और नगरीकरण से कुछ सवाल देख लेते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो वह दिल्ली है।
जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश तो वो लक्षद्वीप है। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो केरल में है। केरल का जो लिंगानुपात है वो 1084 है, ध्यान रखिएगा। अन्य राज्यों की अपेक्षा जो है केरल में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। भारत के बीमारू राज्य में जो है सबसे घनी आबाद वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार का क्षेत्र है, ठीक है। मेगालोपोलिस सामान्यतः किसकी जनसंख्या वाले नगर होते हैं? तो 50 लाख से अधिक जो जनसंख्या होती है उनको मेगालोपोलिस की जो है संज्ञा दी जाती है। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है, लगभग जनसंख्या यहाँ की 60 लाख के आसपास है। भारत का सर्वाधिक जो है नगरीकरण वाला जो है राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे अधिक नगरीकरण वाला राज्य जो है, ध्यान रखिएगा, वो कौन सा है? तो वो गोवा है शायद। गोवा सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है, महाराष्ट्र सबसे अधिक नहीं है। किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो मिजोरम में। भारत में क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, परंतु इसकी जो जनसंख्या है संपूर्ण मानव जाति की जनसंख्या का 17.5% जो है भारत में निवास करती है, विश्व की जनसंख्या का। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम भारत में जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम कौन सा है? तो पहला है, ठीक है, केवल राज्यों में, ध्यान रखिएगा। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो 8.04% है। भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तेलुगु है, तेलुगु, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, तेलुगु भाषा है भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो भारत के राज्यों में किसका जो है जनघनत्व तो सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में जनघनत्व तो सबसे कम है। यहाँ पर 3 से 4 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। 3 से 4 नहीं, माफ़ कीजिएगा, लगभग 17 लोग जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। भारत की वर्तमान आबादी लगभग 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशतता कितनी है? तो 5 से 6% के आसपास, लगभग 8% के आसपास है जो 65 वर्ष से अधिक है, यानी कि वृद्ध आबादी है। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार किस एक वर्ष तक जो है जनसंख्या स्थिरता को प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि का जो लक्ष्य है, 2045 तक भारत जो है जनसंख्या के स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। किस वर्ष में भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष है? तो 1921 को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में विभाजक वर्ष माना जाता है, महान विभाजक वर्ष माना जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और भारत की जनजातियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपको देख लेने हैं, और इसके बाद ये सारे जो है भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी। भील जनजाति जो है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो गोंड जनजाति है, ठीक है। भील जनजाति कहाँ पर? महाराष्ट्र में पाई जाती है, राजस्थान में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये है गोंड जनजाति नहीं है, भील जनजाति ही सबसे बड़ी जनजाति भी हो गई, ये भी बात ध्यान रखना है आपको। भील जो है ये सबसे बड़ी जनजाति भी हो गई भारत में। गारो जनजाति जो है ये कहाँ की है? मेघालय के क्षेत्र में पाई जाती है, गारो खासी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर पाई जाती है। बोडो कहाँ के निवासी हैं? तो ये भी गारो पहाड़ी के निवासी हैं। गद्दी लोग कहाँ के निवासी हैं? तो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, और लद्दाख के क्षेत्र में भी जो है गद्दी लोगों का निवास है। सोम्पेन जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में ओंजो जनजाति के लोग किस में निवास करते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है ओंज जनजाति भी निवास करती है। गारो खासी और जयंतियाँ जो हैं किस राज्य में निवास करती हैं? तो मेघालय में निवास करती हैं, क्योंकि वहाँ की ये पहाड़ियाँ हैं और उन्हीं में निवास करने वाली जनजातियों को गारो खासी जयंतिया के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह जो है ये गोंड नहीं है, अब ये शायद भील है, ठीक है, भील। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और क्योंकि ये काफ़ी मेहनत लगी है, लगभग 2 घंटे की क्लास होने वाली है। और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो आप सभी लोगों के लिए अपडेट की जाए आप उससे वंचित ना रहें, समय रहते सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ कर पाएँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए, चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिए। धन्यवाद।